बातेंहिंदी.com पर मैं हूं नीलू व्यास और एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जिसमें मैं दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण करती हूं। लेकिन विश्लेषण के पहले आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी 10 हेडलाइंस पर। तो शुरुआत करते हैं। दूसरे चरण में 94 सीटों पर वोटिंग, बेतिया में ईवीएम तोड़ा, मथुरा में मंदिर में नमाज के वक्त शांति, तस्वीर पर हंगामा क्यों, राज्यसभा में एनडीए 100 के पार, कांग्रेस सबसे निचले स्तर पर, मुंबई पुलिस ने कहा सुशांत की मानसिक हालत शायद बहनों की दवा से बिगड़ी, कंगना और उनकी बहन को मुंबई पुलिस का समन, 10 को पेश होने को कहा। ऑस्ट्रिया के वियना में 6 आतंकवादी हमले, 5 की मौत, फ्रांस का बड़ा एक्शन, माली में एयर स्ट्राइक पर 50 आतंकी ढेर और अनिश्चितताओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का मतदान आज। तो ये थी हमारी 10 बड़ी सुर्खियां। लेकिन आज का एजेंडा है कि हम दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण आपके लिए करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले विश्लेषण से। शुरुआत करते हैं बिहार चुनाव की, जहां पर आज दूसरे चरण का मतदान हो गया। उस दूसरे चरण में 94 कंस्टिट्यूएंसीज में वोट पड़े हैं। 17 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कंस्टिट्यूएंसीज फैली थी और सबसे बड़ा फेज ये माना जाता है। बड़े नेता जैसे कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तेज प्रताप यादव, इन सारे नेताओं का भविष्य इसी फेज में तय होना है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की। और आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी और जहां पर उन्होंने संबोधन किया था अरेरिया और सहरसा में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि उन्होंने अपने संबोधन में आज किस बात का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सहरसा की जो रैली थी उसमें फिर से आज एक जंगल राज का जिक्र किया और जंगल राज में ये बताया कि आपको उस परिवार से निजात पाने की जरूरत है जिसने जंगल राज की शुरुआत की थी, यानी कि एक डायरेक्ट कटाक्ष आरजेडी के ऊपर। और बार बार वो आरजेडी और कांग्रेस को लगातार निशाने पर रखते हुए कह रहे हैं कि जंगल राज और डबल युवराज की बातें करते हैं। जब डबल युवराज कहते हैं तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों की एक साथ बात कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जंगल राज और डबल युवराज के साथ साथ उन्होंने जो केंद्र सरकार की सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स थी उसकी भी लोगों को याद दिलाई। लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो थी एक मधुबनी में, जहां पर नीतीश कुमार एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उस रैली में एक युवक ने उनके ऊपर प्याज फेंक दिया। उस युवक को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन नीतीश कुमार ने उसके बाद क्या बोला ये जानने की कोशिश करी। उसने बोला फेंकते रहो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा है। तो ये नीतीश कुमार की बौखलाहट है या क्या है, इसका आकलन आप ही लगा सकते हैं। 10 नवंबर को जब परिणाम आएगा उससे पता चलेगा कि लोग नीतीश कुमार को एज अ चॉइस चाहते हैं कि वो वापस मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे, या फिर जो तेजस्वी यादव का जो जुमला है रोटी, रोजगार, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, इन सब मुद्दों पर लोग वोट डालेंगे। तो अब यही देखना होगा। और उससे भी बड़ा जो एक एलजेपी का फैक्टर है वो भी एक एक्स फैक्टर है कि एलजेपी को हो सकता है कि सीटें ज्यादा ना मिले, लेकिन एलजेपी जेडीयू के वोट में जरूर सेंध लगाएगी। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी आउटफिट्स हैं, 12 से 13 से ज्यादा आउटफिट्स हैं छोटी छोटी, जिनका समीकरण कैसे बनेगा ये अभी थोड़ा सा अनिश्चित है, थोड़ा अनसर्टेनिटी है इसको लेकर कि किस तरह से ये वोट बैंक्स फंक्शन करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो आरजेडी का कोर वोट बैंक है, मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन है, उससे आगे जाकर तेजस्वी यादव ने अपर कास्ट को भी टिकट्स दिए हैं। उसके अलावा बाकी गुटों को भी उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश किया है। तो ये जाति का जो समीकरण है ये कैसे बनेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा सबसे बड़ा मुद्दा जो रोटी, रोजगार, महंगाई, सिंचाई, दवाई का है, क्या वो युवक जो मतदाता है उसके लिए रेजोनेट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दें कि एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज जो मतदान के दौरान दिखी थी वो थी कि आज एक जगह बेतिया में
नौतन विधानसभा में वहां पर ईवीएम से छेड़छाड़ का मामला भी सामने आया है। और आपको बता दें कि पहले चरण के जो चुनाव होने वाले थे उसके पहले मुंगेर की घटना सामने आई थी, जिस तरह से पुलिस ने वहां पर फायरिंग की थी, उसको लेकर लोगों में भय था, लोगों में डर था। तो उस घटना की भी जो गूंज है आज कहीं ना कहीं थोड़ी दूसरे चरण में दिखाई पड़ी, और क्या उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारी बातें देखनी होंगी। लेकिन कुल मिला के एक रोचक चुनाव है, लेकिन भविष्य किसका तय होगा, बिहार के सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये अभी कहना मुश्किल है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी। तो ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ हर रीजन से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर गांव से जो सुनने में आ रही है और देखने में भी आ रही है कि कहीं ना कहीं सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में भारी कमी आई है। लोगों को ये लगता है कि इस कोरोना काल के दौरान नीतीश कुमार ने लोगों का विश्वास तोड़ा है। खासकर जो माइग्रेंट क्राइसिस है, माइग्रेंट लेबरर्स का जो क्राइसिस था, प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर और रोटी और रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने लोगों के साथ न्याय नहीं किया है। तो किस तरह से समीकरण बनते हैं, क्या इश्यूज लोगों के बीच में रेजोनेट करेंगे, 10 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो बिहार का भविष्य उस पर तय होगा। और सत्य हिंदी पर जरूर बने रहिएगा 10 तारीख को भी, जब पल पल की जानकारी मैं आपको दूंगी। इस स्टोरी पर आपका क्या फीडबैक है जरूर लिखिएगा। आइए दूसरी खबर की ओर चलते हैं। आपको ध्यान होगा कि 29 अक्टूबर को मथुरा के नंदगांव परिसर के एक मंदिर में कुछ लोगों ने नमाज अदा की थी। उसके बाद उनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए और आज अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली के जामा मस्जिद के पास के इलाके से फैजल खान, जिस व्यक्ति ने नमाज अदा की थी मंदिर के अंदर से, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ चांद मोहम्मद और नीलेश गुप्ता और एक और व्यक्ति था जो कि वो हिंदू था। इन सारे लोगों का ये कहना था कि सर्व धर्म सद्भाव की भावना को फैलाने के लिए इन्होंने एक कोसी यात्रा शुरू की थी और उसी यात्रा के तहत उन्होंने इस मंदिर में नमाज अदा की। और उस मंदिर में जब वो नमाज अदा कर रहे थे तो ये आपको बताना जरूरी है कि वहां पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। यानी कि परंपरागत तरीके से इस मंदिर में अगर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं और वहां पर उन लोगों को अगर कोई आपत्ति नहीं है, तो आपत्ति कहां से पैदा हुई? ये आपत्ति तब शुरू हुई जब ये वीडियो वायरल हुआ। जब तक वो मंदिर में आराम से नमाज पढ़ रहे थे, न वहां के पंडित को कोई प्रॉब्लम थी, न वहां पे जो बाकी हिंदू थे उनको कोई प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तब हुई जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यानी कि सोशल मीडिया जो एक अपवित्र सा वातावरण फैलाता है, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर गया तब लोगों ने कहा कि मेरे मंदिर में तुम्हारा खुदा कैसे, या तुम्हारे मस्जिद में मेरा भगवान कैसे, इस पर पूरा विवाद शुरू हो गया। तो अब आप ये बताइए कि ये जो लोग, जिन लोगों ने एक सर्वधर्म सद्भाव की भावना को फैलाते हुए अगर मंदिर के अंदर नमाज अदा की है, तो उससे क्या ये मंदिर अशुद्ध हो जाएगा? किसकी भावना को ठेस पहुंची है, यहां ये समझना जरूरी है। आपको बता दें कि भारत वही देश है जहां पर कबीर दास ने भी ये कहा था कि भगवान और मनुष्य के बीच में कोई पुजारी या पादरी या मौलवी कभी नहीं आ सकता अगर आपको भगवान से अपना एक रिश्ता बनाना है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि क्या वो मंदिर अशुद्ध हो गया अगर वहां नमाज पढ़ लिया गया? आज अगर फैजल खान को गिरफ्तार किया गया है तो किस लिए गिरफ्तार किया है? वो किसकी भावना को ठेस पहुंचा रहे थे? तो आज सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मंदिर के अंदर अगर आप नमाज पढ़ते हैं, या अगर मैं उल्टा बोलूं कि अगर मस्जिद के अंदर अगर आप आरती करते हैं या पूजा करते हैं, तो किसकी भावना को ठेस पहुंच रही है? उससे क्या धर्म आपका छोटा हो जाता है या आप छोटे हो जाते हैं? इस पर आप थोड़ा सोचिएगा। लेकिन जो लार्जर क्वेश्चन है, जो बड़ा प्रश्न इस समय ये है कि इस समय स्पर्धा किसके बीच में है? स्पर्धा इसके बीच में है कि कौन कट्टरवादी ज्यादा है। क्योंकि मंदिर ने कैसे नमाज को अलाउ कर दिया, तो हिंदू उदारवादी कैसे हो सकता है? और इस्लाम इतने कट्टरपंथी, इस्लाम धर्म को निभाने वाले इतने कट्टरपंथी कैसे हो सकते हैं? तो एक कॉम्पिटिटिव
स्पिरिट चल रही है कि कौन सबसे ज्यादा कट्टरवादी बनेगा, कौन सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट बनेगा, कौन सबसे ज्यादा रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट का रोल करेगा। तो इस पर आप ही सोचिए कि ऐसे में ये देश कहां जाएगा। हम अपने देश को ये कहते हैं कि एक सेक्युलर फैब्रिक है हमारे देश का, जहां पर बाकी धर्मों के प्रति सहिष्णुता होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कई सालों से आपने देखा था कि किस तरह से उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की बात की थी और एक धार्मिक एकता की बात की थी। आज वो धार्मिक एकता कहां चली गई? क्या आज का जो सोशल मीडिया है उस पर अगर आप इस तरीके के वीडियो वायरल करेंगे तो आप क्या दो भागों में बंट गए हैं? अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, मंदिर में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, तो आपको बहुत ज्यादा लाइक्स मिल जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा लव मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मंदिर में नमाज पढ़ने में कोई बुरी बात नहीं है, तो आप क्या होंगे? एंटी नेशनल बनेंगे। इसी तरीके का एक नैरेटिव बन रहा है, वो किसी भी देश का हो। आप फ्रांस में देख लीजिए कि क्या हो रहा है। फ्रांस को लेकर किस तरह से फ्रांस और सारे मुस्लिम देश आमने सामने खड़े हो गए हैं ऐसी चीज को लेकर। वही चीज आज यहां पे नजर आ रही है कि इसका ट्रिकल इफेक्ट है या नहीं है। लेकिन इस फैजल खान की मंशा क्या थी? फैजल खान, चांद मोहम्मद और जो साथ में दो लोग और थे, वो एक ऐसे संगठन को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है, एक फ्रंटियर गांधी की ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वधर्म सद्भावना फैलाती है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या आप आज खत्म करना चाहते हैं? और आप एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं जो कि मुसलमान है, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या मुसलमानों को इस देश से खत्म करना चाहते हैं? क्या आप मुसलमानों के प्रति उदारवादी नहीं हो सकते? योगी सरकार इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रही है? क्या योगी सरकार का ये एजेंडा नहीं है कि मंदिर में अगर नमाज पढ़ी जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है? योगी सरकार क्या कहेगी? तो आज सवाल इस बात का है कि कट्टरपंथी होने का कंपटीशन चल रहा है। कौन बड़ा कट्टरपंथी है? हिंदू कट्टरपंथी बड़ा है या इस्लाम का कट्टरपंथी ज्यादा बड़ा है? तो इस कट्टरपंथियों की जो स्पर्धा चल रही है, और अगर यही दिशा और दशा हमें देखने को मिलेगी तो इस देश का क्या होगा, इसका आप अंदाजा आराम से लगा सकते हैं कि क्या भविष्य है। लेकिन ये जो बेचारे 4 लोग थे जो सर्वधर्म सद्भावना फैलाने के लिए निकले थे, उस यात्रा का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमने 80 कोसों की यात्रा करने का निश्चय किया है। तो उस यात्रा की तो शव यात्रा निकाली गई। अब किसने निकाली, क्यों निकाली, इस पर आप फीडबैक जरूर देते रहिएगा। लेकिन फिलहाल जो कट्टरता की स्पर्धा है उस पे आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है और सोशल मीडिया किस तरीके से लोगों को विभाजित कर रहा है। सिर्फ विभाजित ही नहीं, पोलराइज, मार्जिनलाइज, हर तरीके से, जिस तरीके से कहूं कि मैं, जो एक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइंडसेट होता है वो सामने नजर आ रहा है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूं। तीसरी खबर भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से खबर आ रही है कि 6 अलग अलग जगह में आतंकवादी हमले हुए हैं जिसमें 5 लोग मारे गए हैं। और ये जो घटना हुई है ये एक सिनेगॉग के आसपास हुई थी, जहां पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफे थे। सिनेगॉग हम किसे कहते हैं? जो यहूदियों का पूजा स्थल होता है उसे हम सिनेगॉग कहते हैं। यानी कि किसी मंशा से ये हमलावर आए थे, इनको कोई मैसेज देनी थी यूरोपियन नेशंस को, और इसी बहाने ऑस्ट्रिया एक बहुत छोटा देश है यूरोप का, और वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से, इस महामारी की वजह से उस रेस्टोरेंट और कैफे में बहुत ज्यादा लोग आज नहीं थे। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये रेस्टोरेंट और कैफेज जितने भी आसपास के थे, अगर इस सिनेगॉग के वहां पर भारी भीड़ होती तो कितना बड़ा हमला हो सकता था। एक हमलावर बताया जा रहा है कि मार दिया गया है, पुलिस ने उसको मार गिराया है। उसमें से AK-47 पिस्टल्स उन सबसे बरामद हुई हैं। लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो ऑस्ट्रिया के जो आंतरिक मंत्री हैं उनका ये कहना है कि इस घटना को अंजाम उन्होंने एक आतंकवादी हमला बताया है, और कहीं ना कहीं इसलिए इसे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और इस्लामिक जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उससे कहीं ना कहीं जोड़ा है। और ये घटना कब हुई है? ठीक
कुछ दिन बाद जब फ्रांस के नीस में देखा गया था कि किस तरीके से चाकूधारियों ने 2 महिलाओं का 3 लोगों का गला रेत कर काट दिया था। उसके पहले आपने देखा था कि सैमुअल पेटी नाम के एक शिक्षक को फ्रांस में इसलिए गला काट दिया गया क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लोगों के बीच दिखाया, जिसके बाद ये नैरेटिव ने जोर पकड़ लिया कि किस तरह से इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि एक अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है, और दूसरी तरफ मुसलमान देशों ने ये कहना शुरू किया कि उनके पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों को दिखाना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहां पर 2-3 सवाल है कि हम रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज का कार्टून लोगों की भावना को कैसे ठेस पहुंचा सकता है, और क्या कार्टून से इस्लाम खतरे में आ गया है? क्या इस्लाम आज इतना कमजोर है कि अगर आप एक कार्टून दिखाएंगे, और सिर्फ मैं इस्लाम की बात नहीं कर रही हूं, अगर हिंदुइज्म की भी बात करूं, और अगर मैं ये कहूं कि अगर भगवान राम का या सीता का या भगवान कृष्ण का भी हमने कार्टून बना दिया है, तो क्या हिंदुइज्म पर से एज ए रिलीजन ये कैसे कमजोर हो जाएगा सिर्फ एक कार्टून बनाने से? कार्टून को आप कार्टून की तरह देखें, उसे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म से ना जोड़ें, उसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से ना जोड़ें, क्योंकि जैसे ही आप ये करेंगे समाज में अराजकता फैलेगी, समाज में नफरत की भावना फैलेगी, और उसको हवा देने के लिए सोशल मीडिया बैठा हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया आज एक इतना पावरफुल एजेंट ऑफ चेंज है जो कि बदलाव लाता है, तो आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा खतरे का एजेंट भी है। और ये जो घटनाएं, चाहे वे मथुरा के एक मंदिर में हो जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया, चाहे वो फ्रांस के नीस शहर की घटना हो, जिस तरह से चाकूधारी जो नाइफ स्टैबिंग्स हो रही है वहां पर सिर्फ इसलिए कि पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाए गए हैं, तो ये एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सोसाइटी में माना जा रहा है। और किसी के समाज की हम फैब्रिक की अगर हम बात ना करें, क्योंकि बार बार लोग ये कहते हैं कि फ्रांस एक बहुत लिबरल देश है जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, तो यहां पर ज्यादा और कम की बात ही नहीं है। रिलीजियस फीलिंग्स, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, और एक धर्म कभी भी कार्टून दिखाने से कमजोर नहीं होता। तो ये किस तरीके का एक नैरेटिव बन रहा है समाज को विभाजित करने के लिए, समाज को पोलराइज करने के लिए, और इस तरीके से अपने आप जो कट्टरपंथी जो फीलिंग्स हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको बढ़ावा देने की ओर लेकर जा रहा है। तो ऐसे में समाज कैसा बनेगा, इस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस पर आप आज तमाम नेताओं ने अपना शोक भी व्यक्त किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा है कि मोदी जी ने फ्रांस से इसलिए हाथ मिला लिया है क्योंकि मोदी जी का एक ही एजेंडा है कि वो किस तरह से मुसलमानों को कॉर्नर किया जाए, क्योंकि वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। इमैनुअल मैक्रों का अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है। पाकिस्तान के इमरान खान है, उनका अलग एजेंडा है। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं, उनका एक अलग एजेंडा है। तो अगर ये सारे नेता इस्लाम को एक केंद्र बिंदु बनाकर अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को साध रहे हैं, तो आप सीधे से आप समझ सकते हैं कि सबका एजेंडा क्या है। लेकिन उस एजेंडे में क्या आप अपनी नफरत की फीलिंग्स को झोंकना चाहते हैं? समाज को किस दिशा में लेकर जाना चाह रहे हैं? आज ये सबसे बड़ा सवाल है। कार्टून कभी भी एक नफरत का स्रोत नहीं बन सकता है। अगर आप उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तौर पे ना देखें और उसे सिर्फ एक हंसी या मजाक में टाल दें, तो इसकी इजाजत कौन देगा? क्या आज हमारे धर्म में, चाहे वो इस्लाम हो चाहे हिंदू धर्म के लोग हैं, क्या आज इस चीज को वो थोड़ा सा हल्के में नहीं ले सकते? क्या वो उतने उदारवादी नहीं बन सकते? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। आज के एजेंडा की 3 बड़ी विश्लेषण की जो खबरें थी उसमें इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर आईडी है @neelu317। बताइएगा आपको ये विश्लेषण कैसा लगा। बने रहिएगा सत्यहिंदी.com पर। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।